नमस्कार, जनमत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। जनमत यानी वो मंच जहां पर हम और आप मिलकर करते हैं उन खबरों की बात जो सीधे आपसे सरोकार रखती है, जो सीधे देश से सरोकार रखती है। और जब हम आपसे, हमसे, समाज से और देश से सरोकार रखने वाली खबरों की बात करते हैं तो उसमें छिपी होती है राष्ट्र सर्वोपरि की भावना। तो उसी राष्ट्र सर्वोपरि की भावना के साथ आज जिस पहली खबर का जिक्र हम जनमत में करने वाले हैं वो साफ तौर पर यह बता रहा है कि आज का भारत न कभी किसी के आगे झुकता है, न किसी की शर्तों पर आगे चलता है। आज का भारत अपनों के लिए आगे बढ़ता है और अपनी शर्तों पर आगे बढ़ता है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भारत और अमेरिका के बीच जिस तरह से तनाव बढ़ रहा है, इस तनाव ने एक बार फिर से विश्व व्यापार और कूटनीति के मंच पर गर्मागर्म बहस छेड़ दी है। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर पहले 25% टैरिफ लगाया था, जिसे उन्होंने अब दोगुना करते हुए 50% कर दिया है। यह न केवल व्यापारिक रिश्तों में दरार का संकेत है, बल्कि अमेरिका की दबंगई और भारत के आर्थिक और राष्ट्रीय हितों की अनदेखी की स्पष्ट पहचान भी है। ट्रंप की इस मनमानी कार्रवाई का आधार था भारत का रूस से तेल खरीदना बंद करने से इनकार करना, जिसे अमेरिका ने राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा बना दिया। अमेरिकी व्हाइट हाउस के व्यापार सलाहकार पीटर नवारो ने साफ कह दिया कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मामला है, जबकि हकीकत यह है कि यह एक आर्थिक और राजनीतिक दबाव है जो भारत को झुकाने की कोशिश है। भारत ने पूरी स्पष्टता से यह संदेश दिया, दो टूक शब्दों में कहा कि उसकी प्राथमिकता देश के किसान और राष्ट्रीय हित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जोर देकर कहा कि किसानों से जुड़े मुद्दों पर किसी भी प्रकार का कोई समझौता नहीं होगा। डेयरी और कृषि सेक्टर को लेकर अमेरिका की अंधाधुंध मांग को भी भारत ने सिरे से खारिज कर दिया है। अमेरिका ये चाहता है कि भारतीय बाजार में अपने डेयरी उत्पादों को खुलकर बेचा जाए, लेकिन भारत अपनी अर्थव्यवस्था और किसानों की सुरक्षा के लिए इस तरह के दबावों को मानने को तैयार नहीं है। ट्रंप की यह नीति न केवल भारत के खिलाफ अनुचित है, बल्कि वैश्विक व्यापार नियमों के भी खिलाफ है। विश्व के दिग्गज निवेशक जिम रॉजर्स ने इसे स्पष्ट शब्दों में नकारा है। उन्होंने कहा कि ट्रंप के फैसले टीवी देखकर लिए जाते हैं और उन्हें भारत और एशिया के बदलते आर्थिक परिदृश्य की समझ बिल्कुल नहीं है। भारत आज विश्व की सबसे तेज और सबसे गतिमान अर्थव्यवस्था के लिए जाना जा रहा है और अमेरिका के लिए यह हितकारी होगा कि वो भारत के साथ व्यापारिक संबंधों को मजबूत करने पर ध्यान दें, न कि टैरिफ के जरिए नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें। ट्रंप सरकार की यह दबंगई और राजनीतिक धमकी भारत के साहस और रणनीतिक विवेक के सामने टिक नहीं पाएगी। भारत न केवल WTO के जरिए जवाबी कार्रवाई करने के विकल्प पर विचार कर रहा है, बल्कि अपनी आर्थिक सुरक्षा और राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए भी दृढ़ता के साथ खड़ा हुआ है। अमेरिका की यह नीति भारत की मजबूती को कम करने की कोशिश मात्र है, जो कभी भी सफल नहीं हो सकती। अमेरिका को यह समझना होगा कि विश्व की कोई भी ताकत भारत को उसके हितों से समझौता करने पर मजबूर नहीं कर सकती है। भारत न केवल अपने किसान और उद्योगों की रक्षा करेगा, बल्कि वैश्विक मंच पर अपने संकल्प और सम्मान के साथ खड़ा रहेगा। ट्रंप का यह टैरिफ का खेल दबंगई है, जिसे भारत ने पूरी समझदारी और हिम्मत से टाल दिया है। भारत ने बता दिया है कि अगर आप ये सोचते हैं कि भारत पर किसी तरीके का दबाव बनाकर आप भारत को झुका सकते हैं, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि भारत बदल चुका है। इस टकराव में भारत ने जो स्पष्ट संदेश दिया है वो सभी देशों के लिए एक मिसाल बन रहा है कि राष्ट्रीय हितों पर राष्ट्र सर्वोपरि की भावना के साथ किसी भी तरीके का समझौता स्वीकार्य नहीं होगा।
भारत का आर्थिक विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोपरि है। इस बात को अमेरिका सहित सभी वैश्विक खिलाड़ी को समझना होगा। दबंगई और धमकियों से नहीं, बल्कि सम्मान और समानता के आधार पर ही अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को आगे बढ़ाया जा सकता है। अमेरिका की मनमानी टैरिफ नीति और दबंग रवैया भारत के आत्मनिर्भर और संकल्पित स्वरूप के सामने कहीं भी कभी भी टिक नहीं सकते। भारत मजबूती से अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करेगा और विश्व में अपनी मजबूती को और आगे बढ़ाएगा। ट्रंप को यह सीधा संदेश है कि धमकी पर अब भारत नहीं चलता। भारत सशक्त जवाब के साथ, अपनी नई ताकत के साथ, अपनी नई पहचान के साथ, अपने हितों और वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ ही आगे बढ़ता है। और यही संदेश दुनिया के उन तमाम देशों के लिए है जो दबंग और धमकी से ही छोटे देशों पर कब्जा करने की कोशिश करते हैं, विस्तारवादी नीति की संकल्पना रखते हैं। लेकिन भारत उनके लिए एक उदाहरण बन रहा है कि राष्ट्र सर्वोपरि, राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्रीय हित से बढ़कर कुछ भी नहीं है। अब बात क्योंकि राष्ट्र की हो रही है, भारत ने अमेरिका जैसे देश को एक बड़ा जवाब तो दे दिया है, लेकिन एक जवाब अब भी देश में इंतजार कर रहा है। राहुल गांधी ने जिस तरह से वोट चोरी का आरोप चुनाव आयोग पर लगाया, चुनाव आयोग ने शपथ पत्र मांग लिया है। ये पूरी कहानी कहां जा रही है, इसको हम विस्तार से आपके सामने रखेंगे। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, जो एक बार फिर चुनाव आयोग पर सवाल खड़ा कर रहे थे, उन्हें चुनाव आयोग की तरफ से ऐसा जवाब मिला है जिसने उनके सियासी गणित और डेटा की समझ दोनों की पोल खोलकर रख दी है। दरअसल राहुल गांधी ने देश भर की पूरी मतदाता सूची डिजिटल रूप में देने और 1 लाख पोलिंग बूथ की सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध कराने की मांग की थी। लेकिन चुनाव आयोग का जवाब न सिर्फ तर्कसंगत था, बल्कि राहुल के दावे पर एक करारा व्यंग भी साबित हुआ। आयोग ने साफ कहा कि 1 लाख पोलिंग बूथ की सीसीटीवी फुटेज देखने में करीब 1 लाख दिन यानी पूरे 273 साल लगेंगे और इसका कोई कानूनी परिणाम भी नहीं निकलेगा। मतलब साफ है कि राहुल की मांग ना तो व्यवहारिक है और ना ही कानूनी, बस सियासी शोर शराबा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। आयोग ने यह भी याद दिला दिया है कि फुटेज तभी रखी जाती है जब कोई उम्मीदवार चुनाव के खिलाफ याचिका दायर करे, वरना इसे सालों तक जमा करने का कोई तुक नहीं रहता। राहुल गांधी का दावा था कि अगर उन्हें इलेक्ट्रॉनिक डेटा मिल जाए तो वो साबित कर देंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वोट की चोरी करके सत्ता में आए हैं। तंज ये है कि राहुल ये खुलासा भी उतनी ही गंभीरता से कर रहे हैं जितनी गंभीरता से उन्होंने पिछले कई चुनावों में हार के बाद आत्मचिंतन किया था, यानी बिल्कुल नहीं। जब कभी भी कोई सत्ता में आने से पहले अगर उसे हार का सामना करना पड़ता है तो एक अच्छे लीडर की यह पहचान होती है कि वो आत्ममंथन करता है। लेकिन क्या राहुल आत्ममंथन करते हैं या फिर अपनी हार का ठीकरा हमेशा की तरह कभी ईवीएम तो अब चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर यह ठीकरा फोड़ रहे हैं? राहुल ने महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव को भी उदाहरण बनाया, कहा कि 5 महीने में 1 करोड़ नए मतदाता जुड़े और सबने भाजपा को वोट दे दिया। पर जनता भी जानती है कि चुनावी नतीजे गणित से ज्यादा जनमत से तय होते हैं। सच ये है कि राहुल गांधी की ये मांग और आरोप ज्यादा राजनीतिक थिएटर है, जिनमें आंकड़ों और तथ्यों से ज्यादा हेडलाइन बनाने की कोशिश नजर आती है। चुनाव आयोग का जवाब इस बात का प्रमाण है कि संस्थाएं अब भी तथ्यों के आधार पर चलती हैं, न कि आरोपों के शोर पर। और चुनाव आयोग ने साफ तौर पर कहा कि अगर राहुल गांधी जो आरोप लगा रहे हैं उनमें सत्यता है तो प्रमाण के साथ शपथ पत्र दाखिल करें। सवाल यह है कि दावों में अगर इतना दम है तो फिर शपथ पत्र से राहुल क्यों डर रहे हैं? आखिर शपथ पत्र देने में राहुल क्यों ऐतराज कर रहे हैं? क्या यह मान लिया जाए कि राहुल के द्वारा दिए गए ये तमाम प्रमाण सिर्फ वोट बैंक की राजनीति है? अगर इसमें सत्य है, अगर इसमें तथ्य है,
तो फिर शपथ पत्र से इनकार क्यों? राजनीति कैसे करवट बदल रही है, चुनाव आयोग कैसे जवाब दे रहा है, आने वाले बिहार चुनाव में इसका कितना असर पड़ेगा, इन तमाम सवालों का जवाब समेटती हमारी आज की ये स्पेशल रिपोर्ट। देश की राजनीति में जब हार का सामना करना पड़ता है तो असली नेता आत्ममंथन करते हैं, अपनी रणनीति सुधारते हैं और जनता का विश्वास दोबारा जीतने की कोशिश करते हैं। लेकिन कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर इसके उलट रास्ता चुना है। अपनी नाकामियों का ठीकरा देश की संवैधानिक संस्थाओं पर फोड़ना, वोट चोरी जैसे गंभीर आरोपों को बिना ठोस सबूत के बार बार दोहराना न सिर्फ लोकतांत्रिक व्यवस्था पर हमला है, बल्कि ये जनता के फैसले को भी कटघरे में खड़ा करने की सोची समझी कोशिश है। राहुल गांधी कभी ईवीएम को दोषी ठहराते हैं तो कभी एंटी इनकम्बेंसी के नाम पर चुनाव आयोग को दोषी ठहराते हैं, तो कभी 25 सीटों के मार्जिन की आड़ लेकर प्रधानमंत्री मोदी की जीत को चोरी बता देते हैं। लेकिन बार बार की गई इस राजनीति में बीजेपी ने एक बात साफ कर दी है कि ये आरोप जितने शोरगुल वाले हैं उतने ही खोखले भी। और यही वजह है कि अब केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जैसे नेता इन दावों की हवा निकालकर राहुल गांधी को उनका राजनीतिक आईना दिखा रहे हैं। दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क में वोट अधिकार रैली को संबोधित करते हुए राहुल ने दावा किया कि मोदी तीसरी बार महज 25 सीट के मार्जिन से प्रधानमंत्री बने हैं और इसमें से 25 सीटें भाजपा ने 35,000 या उससे कम वोटों से जीती। राहुल ने चुनौती दी कि अगर उन्हें इलेक्ट्रॉनिक डेटा मिल जाए तो वो साबित कर देंगे कि मोदी चोरी करके प्रधानमंत्री बने हैं। राहुल ने चुनाव आयोग से पिछले 10 साल की वोटर लिस्ट और वीडियोग्राफी देने की मांग करते हुए कहा कि ऐसा न करना क्राइम है। उन्होंने महादेवपुरा विधानसभा का उदाहरण देते हुए आरोप लगाया कि वहां 6,50,000 वोटों में से 1,02,50 वोट चोरी किए गए। एक एड्रेस पर 40 से 50 वोटर दिखाए गए और डुप्लीकेट वोटर्स ने कर्नाटक के बाद महाराष्ट्र और यूपी में भी वोट डाले। राहुल ने इसे भाजपा ईसी की मिलीभगत बताया और कहा कि अगर एक सीट का सच सामने लाने में 6 महीने लगे तो बाकी 20-25 सीटों की हकीकत भी खोली जा सकती है। लेकिन राहुल के इन आरोपों पर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने करारा पलटवार किया। उन्होंने राहुल के सबूतों का एटम बम को ठुस बम करार देते हुए कहा कि राहुल कहते हैं कि वोट चोरी हुई, लेकिन जिन जगहों पर वो वोट बढ़ने की बात कर रहे हैं वहीं कांग्रेस ने ज्यादा सीटें जीती हैं। क्या ये जीत भी चोरी का नतीजा है? केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने राहुल की एंटी इनकम्बेंसी तर्क को भी बेबुनियाद बताया और याद दिलाया कि यूपीए के 10 सालों में गुजरात और मध्य प्रदेश में बीजेपी लगातार जीतती रही, क्या तब भी चुनाव आयोग पर सवाल उठाए गए थे? यादव ने इसे हार की हताशा में संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करने की राजनीति बताया। चुनाव आयोग ने भी इस विवाद पर साफ प्रतिक्रिया दी। आयोग ने कहा कि राहुल गांधी या तो शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करें या फिर देश से माफी मांगे। आयोग ने कहा कि चुनाव पूरी पारदर्शिता और कानून के अनुसार हजारों अधिकारियों की निगरानी में कराए गए। नवंबर 2024 के बाद लगे ऐसे आरोपों का जवाब पहले ही 24 दिसंबर 2024 को दिया जा चुका है। आयोग ने कांग्रेस से कहा कि अगर कोई आपत्ति है तो कोर्ट में याचिका दायर करें। 1 अगस्त को आयोग ने बयान जारी कर ऐसे निराधार आरोपों को नजरअंदाज करने की बात कही और अधिकारियों से निष्पक्ष काम जारी रखने का आह्वान किया। दरअसल 7 अगस्त को भी राहुल ने दिल्ली में 1 घंटे 11 मिनट का प्रेजेंटेशन देकर कर्नाटक, तमिलनाडु और हरियाणा में वोटर लिस्ट में गड़बड़ी और भाजपा ईसी गठजोड़ का आरोप लगाया था। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी आरोप पर सत्ता पक्ष का पक्षधर होने का आरोप जड़ा। अब इस पूरे मुद्दे पर विपक्ष 17 अगस्त से बिहार में सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन की तैयारी में। लेकिन सवाल यही है, क्या ये विरोध उस सर के खिलाफ है जो देश की राजनीति से गड़बड़ियों को साफ करने और व्यवस्था को मजबूत करने का काम कर रहा है, या फिर ये महज चुनावी हार का ठीकरा संवैधानिक संस्थाओं पर फोड़ने का एक राजनीतिक हथकंडा है? अब जिम्मेदारी राहुल गांधी की है। क्या वो सबूत लेकर अदालत जाएंगे या फिर हार के दर्द को संवैधानिक संस्थाओं पर हमला करके ही शांत करने की कोशिश जारी रखेंगे? जनता सब देख रही है और इस बार शायद जनता का फैसला उनके आरोपों से कहीं ज्यादा गूंजदार होगा।
ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। मैं आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूं कि आप कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, जिनके खून में इस संविधान का डीएनए, आपको याद होगा कि कर्नाटका की सरकार चोरी की गई थी, पैसा देकर चोरी की गई थी। और मैं आपसे अब कह रहा हूं 100% सबूत के साथ कि लोकसभा में भी आपसे चोरी की गई है। बीजेपी की विचारधारा इस संविधान के खिलाफ है और यह हिंदुस्तान के गरीब लोगों का, किसानों का, मजदूरों का, छोटे व्यापारियों का हथियार है। और इलेक्शन कमीशन को एकदम हिंदुस्तान की सारी इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट पिछले 10 साल की हमें दिलवा दे देनी चाहिए। और वीडियो, हमारे काम करने वाले चुनाव आयोग के जो कर्मचारी हैं उनके लिए था। राहुल गांधी has said, and I quote, "When we come to power, there will be consequences for election commission officers, big and small." क्या देश की संवैधानिक संस्थाओं के कर्मचारियों के लिए ऐसी भाषा प्रतिपक्ष के नेता को शोभा देती है? मित्रों को कहना चाहता हूं कि वो इतना महाराष्ट्र विषय कर रहे हैं। तो भारत के अंदर संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठा करके भारत की ताकत को कमजोर करना चाहते हैं राहुल गांधी, लेकिन दूसरी तरफ भारत की ताकत का डंका वैश्विक राजनीति में किस तरह से बज रहा है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वैश्विक राजनीति के बदलते समीकरणों के बीच भारत और रूस के रिश्तों में मजबूती का एक बड़ा संकेत मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच अहम टेलीफोनिक वार्ता ने न सिर्फ यूक्रेन संकट पर भारत के संतुलित और शांति समर्थक रुख को दोहराया है, बल्कि रणनीतिक साझेदारी को नई ऊर्जा देने का संकल्प भी जताया है। दुनिया जहां विभाजित खेमों में बट रही है, वहीं भारत अपनी कूटनीति से संतुलन साधते हुए दोस्ती, संवाद और सहयोग के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। इस बातचीत में यूक्रेन संकट से लेकर भारत रूस के गहरे रणनीतिक संबंधों तक कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई है। राष्ट्रपति पुतिन ने पीएम मोदी को यूक्रेन से जुड़े ताजा घटनाक्रमों से विस्तार से अवगत कराया है। प्रधानमंत्री मोदी ने उनका आभार जताते हुए स्पष्ट कहा है कि भारत संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान का पुरजोर समर्थन करता है, क्योंकि भारत युद्ध की नहीं, बुद्ध की भूमि है। दोनों नेताओं ने यह भी सुनिश्चित किया है कि भारत रूस विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी को और ज्यादा मजबूती देंगे। बातचीत के दौरान द्विपक्षीय एजेंडे की प्रगति की समीक्षा भी हुई। कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति भी बन गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस वर्ष के अंत में होने वाले 23वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए राष्ट्रपति पुतिन को भारत आने का औपचारिक निमंत्रण भी दे दिया है। पीएम मोदी ने अपने सोशल मीडिया संदेश में लिखा, मेरे मित्र राष्ट्रपति पुतिन के साथ बहुत अच्छी और विस्तृत बातचीत हुई। हमने यूक्रेन पर नवीनतम घटनाक्रम साझा किए, द्विपक्षीय प्रगति की समीक्षा की और रणनीतिक साझेदारी को और गहरा करने का संकल्प दोहराया है। मैं इस साल के अंत में भारत में पुतिन जी की मेजबानी करने के लिए उत्सुक हूं। भारतीय प्रधानमंत्री और रूसी राष्ट्रपति पुतिन के बीच जो वार्ता हुई है वो ऐसे समय पर हुई है जब वैश्विक परिदृश्य तेजी से बदल रहा है। भारत रूस संबंधों को लेकर नई दिशा तय हो रही है। अमेरिका जिस तरीके से ट्रंप की तरफ से जो टैरिफ बम फोड़ा जा रहा है, उस
टैरिफ बम को किस तरह से भारत नेस्तनाबूद करते हुए अपने हितों को सामने रखते हुए रूस के साथ, यानी जो सच्ची मित्रता रूस के साथ रही है, उन संबंधों को मजबूती देते हुए हर संकट से निपटने के लिए जिस तरह से आगे बढ़ रहा है और दुनिया को रास्ता दिखा रहा है, वो अपने आप में अतुलनीय है। और यही वजह है कि बार बार दुनिया ये कह रही है कि आने वाला समय भारत का समय है, ये नए भारत की नई पहचान है। ये पहचान और कितनी बदल रही है, ये पहचान कितनी ताकत भरी हो रही है, ये पहचान किस तरीके से अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को और ज्यादा मजबूती दे रही है, इसका जिक्र भी हम करेंगे। इस समय ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां एक गलत कदम पूरी मानवता को परमाणु युद्ध के अंधकार में धकेल सकता है। रूस और नाटो के बीच बढ़ते तनाव ने यूरोप के आसमान पर अशांति के बादल और गहरे कर दिए हैं। ट्रंप की तय समय सीमा, पुतिन के आक्रामक सैन्य कदम और पश्चिमी देशों की धमकियों के बीच हालात किसी भी क्षण विस्फोटक रूप ले सकते हैं। लेकिन इसी तूफानी माहौल में भारत और रूस की पुरानी दोस्ती और संवाद की परंपरा एक आशा की किरण की तरह नजर आती है, जो ये बताती है कि शांति का रास्ता अब भी संभव है, बशर्ते संवाद के पुल टूटने ना दिए जाए। और इसीलिए पुतिन ने नाटो से सीधी जंग की तैयारी तेज कर दी है। यूरोप के आसमान में अब न्यूक्लियर बादल गहराने लगे हैं, क्योंकि रूस ने अपनी सबसे घातक और अजेय सुपर क्रूज मिसाइल बुरवेस्त्रिक के परीक्षण का आदेश दिया है। यह कोई साधारण मिसाइल नहीं है, बल्कि 20 साल तक उड़ान भरने वाली न्यूक्लियर पावर्ड क्रूज मिसाइल है, जिसे गिराना लगभग नामुमकिन है। नाटो ने इसे कोड नेम दिया है SSC-X9 स्काईफॉल, और दुनिया इसे फ्लाइंग चेर्नोबिल कहती है। अब नोवाया जेमेल्या का परमाणु टेस्टिंग साइट फिर से खोल दिया गया है, जहां रूस इतिहास के सबसे बड़े धमाके की पटकथा लिख सकता है। वहीं रूस के सहयोगी बेलारूस में युद्ध का मैदान सज चुका है। जापान 2025 के बहाने यूक्रेन की सीमा पर रूसी टैंक, MLRC ब्रिगेड और एयर असॉल्ट यूनिट्स तैनात हैं। संकेत साफ है कि जरूरत पड़ी तो पुतिन बेलारूस से सीधे नाटो और यूक्रेन पर हमला बोल देंगे। खतरा सिर्फ जमीन तक सीमित नहीं है। रूसी विस्फोटक ड्रोन अब नाटो की वायु सीमा में भी घुसने लगे हैं। रोमानिया और लिथुआनिया में गिरे ड्रोन ने यूरोप में दहशत फैला दी है। पोलैंड के कैलिनिनग्राड बॉर्डर पर भी टैंक तैनात कर दिए गए हैं। आर्कटिक में नाटो की गतिविधियां तेज हो गई हैं, लेकिन सच यह है कि आर्कटिक में रूस की पकड़ सबसे मजबूत है। 50 से ज्यादा बेस और परमाणु आइस ब्रेकर के साथ वो किसी भी वक्त ऑपरेशन शुरू कर सकता है। अब मामला साफ है कि दुनिया 2 कदम दूर है उस बिंदु से जहां एक गलती सीधे परमाणु युद्ध की ओर ले जाएगी। रूस और नाटो के बीच बढ़ता टकराव अब संभावना नहीं, बल्कि तैयार सच्चाई बन चुका है। यूरोप के लोग बंकर खोजने लगे हैं, अमेरिका सामरिक दबाव बढ़ा रहा है और पुतिन हथियारों के ढेर पर बैठकर सिर्फ सही मौके का इंतजार कर रहे हैं। अगर आने वाले घंटों में कोई चिंगारी भड़की तो ये जंग सिर्फ यूक्रेन की सीमा पर नहीं रुकेगी, बल्कि पूरी दुनिया को अपने आगोश में ले लेगी। और यही वजह है कि ये जो तमाम देश हैं वो अब इस बात को समझने लगे हैं कि रूस किसी भी हाल में राष्ट्र सर्वोपरि की भावना छोड़ेगा नहीं। उसका ये कदम उसके राष्ट्र के लिए है, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए है, राष्ट्रीय हित के लिए है। अब बात आगे बढ़ते कदमों की हो रही है, तो आगे बढ़ते कदम किस तरीके से एक एक करके उत्तरकाशी में आई तबाही के बाद जिंदगी की खोज कर रहे हैं, अगली खबर इसी से जुड़ी हुई है। दरअसल उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के धराली क्षेत्र में आई भीषण आपदा के बीच राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। इस आपदा में सैकड़ों लोगों के लापता होने की आशंका है, जिनमें बड़ी संख्या में महाराष्ट्र के श्रद्धालु भी शामिल हैं। हालात की गंभीरता को देखते हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के निर्देश पर कैबिनेट मंत्री गिरीश महाजन खुद उत्तरकाशी पहुंचे। मौके पर पहुंचकर उन्होंने स्थानीय प्रशासन और आपदा प्रबंधन अधिकारियों से मुलाकात की और रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लिया।
सुदर्शन न्यूज से विशेष बातचीत में गिरीश महाजन ने बताया कि 172 श्रद्धालु लापता थे, जिनमें से अब तक 99 को सुरक्षित बचा लिया गया है। उन्होंने कहा कि बाकी लोगों की तलाश तेजी से जारी है और उम्मीद है कि जल्द सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाएगा। क्या कुछ उन्होंने कहा, उन्हीं के शब्दों में सुनते हैं। उत्तरकाशी की धराली में आई आपदा के बाद अब तक सैकड़ों लोग लापता हैं, जिसमें से महाराष्ट्र के भी कई श्रद्धालु लापता बताए जा रहे हैं। उनको तलाशने के लिए महाराष्ट्र से कैबिनेट मिनिस्टर गिरीश महाजन जी जो है वो उत्तरकाशी पहुंचे हैं अपनों को तलाशने के लिए। सर, आप यहाँ पे पहुंचे, क्या कुछ कहेंगे, कितनी संख्या में जो है वो श्रद्धालु वहाँ के लापता हैं महाराष्ट्र के? हमारे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक 171 जो हमारे श्रद्धालु थे वो यहाँ पर आए थे। मतलब हमारे पास जो जानकारी, कम ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन 2-3 दिन से कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था, नेटवर्क नहीं होने के कारण, यहाँ बिजली नहीं होने के कारण। लेकिन आज तक, अभी तक करीब 99 लोगों का हमारे साथ में कांटेक्ट हुआ है। कुछ लोग हैं 50-60-70 लोग, हमने उनको वापस भी भेजे हैं यहाँ से। कुछ लोग अभी भी यहाँ पर है, 60-70 लोग यहाँ पर है। उत्तर यहाँ पे हम लोग इस जिले में है, तो उनसे भी मेरा कांटेक्ट हो रहा है। मैं अभी भी होटल में जा रहा हूँ और किसी भी तरह से हम लोग उनको यहाँ से, क्योंकि रोड अभी भी बंद है, कुछ जगह लैंडस्लाइडिंग हो रहा है, बारिश बहुत भारी हो रही है, तो उसके कारण उनको रास्ते से हम नहीं ले जा सकते। लेकिन चॉपर के माध्यम से, हेलीकॉप्टर से उनको देहरादून, हरिद्वार छोड़कर फिर वहाँ से हम लोग उनको लेकर जाएंगे। लेकिन यहाँ 3 दिनों से 4 दिनों से गवर्नमेंट ने, विशेष रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी है, प्रशासन है, पूरा काम में लगा हुआ था। मतलब सेना की टीम है, पुलिस बल है, एनडीआरएफ है, एसडीआरएफ है। बहुत, मतलब हमारे जो लोग मुझे मिले उन्होंने बहुत उनकी तारीफ की कि बहुत अच्छी सुविधा, बहुत अच्छी मदद इन लोगों की हमें हुई है। यहाँ के स्थानिक लोगों ने भी बहुत अच्छी मदद उनको की है। और मुझे लगता है कल शाम तक सभी लोग हम लोग यहाँ से लिफ्ट कर लेंगे, लेकर चले। कब आप यहाँ पे पहुंचे थे और यहाँ पे पहुंच के आपने किन किन लोगों से मुलाकात करी है, किन अधिकारियों से मिले हैं? क्या जो लोग रेस्क्यू किए गए हैं उनसे आपकी मुलाकात हुई है? 2 दिन मैं यहाँ पर हूँ। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी देवेंद्र जी, इन्होंने मुझे तुरंत कहा था कि भाई आप जाकर वहाँ पर सभी लोगों को वापस लाने की व्यवस्था करें। तो इसलिए मैं कल से देहरादून पहुंचा हूँ। देहरादून के से मैंने सब कोऑर्डिनेट किया। माननीय मंत्री जी, मुख्यमंत्री से मैं वहाँ पर मेरी बात हुई थी, सभी अधिकारी भी वहाँ पर थे। और आज मैं यहाँ उत्तरकाशी जिले में यहाँ पर आया हूँ। तो यहाँ हमारे बहुत सारे लोग होटल में भी है, शासन ने भी उनका पूरा प्रबंध किया रुकने का। तो अभी जाकर मैं उनसे मिलूंगा। 12-13 लोग मुझे रास्ते में मिले अभी, जो वापस यहाँ से गए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक लड़की जो छोड़ी, जैन नाम की, ऋतिका जैन नाम की लड़की है, वो खाली मिसिंग है। उसका कांटेक्ट अभी तक नहीं हो रहा है। जो गंगोत्री के पास थी, वो सोलो ट्रिप के लिए आई थी, अकेले आई थी, तो उसका अभी तक कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। हम कोशिश कर रहे हैं कि उसका कांटेक्ट कैसे हो। शायद नेटवर्क की वजह से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, ऐसे मुझे लगता है। शायद वो आजकल में वो भी हो जाएगा कि कोई कैजुअलिटी महाराष्ट्र से हमारे पास कोई किसी की तरफ से कोई जो रिश्तेदार है या उनके दोस्त है, उनकी तरफ से कोई अभी तक ऐसा मिसिंग नहीं है। हमारे सब लोग कांटेक्ट में हैं। क्या उम्मीद लगती है सर? आज दिन तक मौसम साफ था, काफी लोगों को रेस्क्यू किया गया है। दिन के बाद जब मौसम खराब हुआ है तो काफी अड़चने जो है उसमें आगे, जिस वजह से रोकना पड़ा है। अब आपकी भी लगातार मुलाकात हुई है, काफी लोग लापता है महाराष्ट्र से। तो उसके बारे में हम लोग क्या कहेंगे? संदेश तो देना है कि वैसे बारिश में कम से कम लोग यहाँ पर आए या ना आए, क्योंकि यहाँ पर हर साल बारिश ज्यादा होती है, बादल फटने से हादसे होते रहते हैं। तो ये 2 महीने छोड़कर अगर हम आएंगे, 2-3 महीने छोड़कर अगर हम आते हैं, तो मुझे लगता है वही हमने करना चाहिए। और फिर से कहूंगा कि भाई यहाँ के प्रशासन ने बहुत अच्छी व्यवस्था, सभी का ध्यान यहाँ पर हमारा रखा है। अभी तो हमारे 99% लोग में ट्रेस आउट हो गए, मिल गए हैं, हमारे कांटेक्ट में है। बस हम शासन प्रशासन के सहयोग से हम सभी को यहाँ से ले जाएंगे। कब तक का आश्वासन दिया है आपको शासन ने कि सभी को ढूंढ लिया जाएगा? नहीं, अभी तो हमारे कांटेक्ट में, हमारे फोन पे हमारे सबके नंबर आ रहे हैं, मतलब सबसे बात हो रही है, मैसेज आ रहे हैं। शासन का भी बहुत अच्छा सहयोग हमें मिला है। मैं कहता हूँ कि अभी थोड़ा, अभी आप देख रहे हो कितना बादल फटे, मतलब अभी भी बारिश बहुत है, लैंडस्लाइडिंग जगह जगह हो गया है। मैं 7 घंटे सफर करके कैसे यहाँ पर है, मुझे पता है कैसे, कितनी खराब हालत से भी रास्तों की यहाँ पर है। सब पहाड़ी इलाका है, चारों तरफ से पहाड़ी से घिरा हुआ है। मुझे लगता है और 1-2 दिन लगेंगे, 2 दिन लगेंगे। कल परसों तक हम सब लोगों को यहाँ से लेकर जाएंगे। जैसे मौसम साफ होगा वैसे हम यहाँ से लोगों को रेस्क्यू करेंगे। तो धन्यवाद सर। तो बिल्कुल ये थे हमारे साथ महाराष्ट्र से कैबिनेट मिनिस्टर गिरीश महाजन जी, जिन्होंने सुदर्शन न्यूज से खास बातचीत की और जानकारी दी कि कितने लोग वहां से लापता हैं और कितने लोगों का रेस्क्यू कर लिया गया है।
उत्तरकाशी से मैं कैमरामैन स्पर्श के साथ कृष्णा कुमार, सुदर्शन न्यूज। तो लगातार लोगों को बचाया जा रहा है, सेना देवदूत है और यही वजह है कि विश्वास अभी जागा हुआ है, उम्मीद खत्म नहीं हुई है। क्योंकि अब हम आखिरी पड़ाव पर आ चुके हैं। जनमत के आखिरी पड़ाव में हम हमेशा की तरह आपके लिए गुड न्यूज लेकर आए हैं। आज की पॉजिटिव न्यूज बिहार के सीतामढ़ी से आई, जहां माता जानकी की जन्मस्थली पुनौरा धाम में एक ऐतिहासिक और गौरवशाली क्षण साक्षात हुआ, जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की उपस्थिति में माता सीता के भव्य मंदिर का शिलान्यास हुआ। यह सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि सनातन संस्कृति के पुनर्जागरण और राष्ट्रीय चेतना के विस्तार की दिशा में उठाया गया एक दृढ़ कदम है। पुनौरा धाम, जो अब एक वैश्विक धार्मिक केंद्र बनने की ओर अग्रसर है, यह मंदिर 67 एकड़ भूमि पर 882 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित होगा। इस भव्य मंदिर का श्रेय मंदिर वास्तुकार आशीष सोमपुरा को जाता है, जिन्होंने अयोध्या के राम मंदिर का डिजाइन भी तैयार किया था। इस मंदिर के लिए सुदर्शन न्यूज ने भी अयोध्या में श्री राम मंदिर के उद्घाटन के समय ये मांग की थी कि मां सीता के मंदिर का भी शिलान्यास जल्द हो। धर्म योद्धा डॉक्टर सुरेश चौहान जी ने बिंदास बोल में सबसे पहले पुनौरा धाम में माता सीता के भव्य मंदिर की मांग उठाई थी। ये शिलान्यास भारत की सांस्कृतिक अस्मिता और धार्मिक पहचान को पुनर्स्थापित करने का माध्यम है, विशेषकर मिथिला क्षेत्र में, जहां जनसांख्यिकी परिवर्तन और सामाजिक असंतुलन के संकेत मिल रहे हैं। ऐसे समय में ये मंदिर सनातन संस्कृति के प्रति आस्था को सशक्त करेगा और आने वाली पीढ़ियों को अपने गौरवशाली अतीत से जोड़ने का कार्य करेगा। शिलान्यास समारोह में 11 पवित्र नदियों के जल और 21 तीर्थों की मिट्टी का उपयोग हुआ। 11,000 श्रद्धालुओं के लिए तिरुपति के प्रसाद लड्डू, कोलकाता से आए कलाकारों द्वारा भव्य सजावट, ये सभी इस आयोजन की दिव्यता को और ज्यादा अद्वितीय बना रहे थे। इस अवसर पर अमृत भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी देकर सीतामढ़ी को दिल्ली से भी जोड़ दिया गया। ये एक रणनीतिक और सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण निर्णय है, जो इस क्षेत्र को मुख्य धारा में लेकर आएगा। पुनौरा धाम में माता जानकी मंदिर का शिलान्यास भाजपा सरकार, सुदर्शन न्यूज और विशेष रूप से डॉक्टर सुरेश चौहान जी की वर्षों की मेहनत और प्रतिबद्धता का परिणाम है। ये न केवल सनातन धर्म के गौरव की पुनर्स्थापना है, बल्कि भारत के सांस्कृतिक पुनरुत्थान की नींव भी है। पुनौरा धाम में मां जानकी के भव्य मंदिर का शिलान्यास अयोध्या धाम के बाद अपने आप में एक विशेषता रखता है और यही भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पहचान भी है। और कार्यक्रम के अंत में हम एक बेहद खास वीडियो के साथ आपको छोड़े जाते हैं, जो इस मंदिर की भव्यता और दिव्यता को आपके सामने रखने का काम करेगी। चलते हैं, छोड़ जाते हैं आपको इस जबरदस्त और इस खूबसूरत तस्वीर के साथ।